टारगेट प्रीलिम्स 2026 रिवीजन विद एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज के माध्यम से हम यूपीएससी के लिए 2026 का प्रीलिम्स एग्जाम जो है उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं उनको सवालों के जरिए एमसीक्यू के जरिए समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगर कोई भी सवाल आता है तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकें किसी भी टॉपिक के अराउंड। तो आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमी पर बात करने वाले हैं। इकोनॉमी की हमारी दूसरी वीडियो होने वाली है, तो इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। और आज का हमारा जो पहला सवाल है ये बेसिकली आपका भारत में राजस्व घाटे को लेकर के है। तो सवाल आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तीन चीजें हमारे सामने यहाँ पर दी हुई हैं। पहला है कर आधार के विस्तार द्वारा कर राजस्व में वृद्धि करना। दूसरा है आवश्यकेतर राजस्व व्यय में कमी करना। तीसरा है मांग को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी भुगतान में वृद्धि करना। अब हमको ये बताना है कि उपयुक्त उपायों में से कितने राजस्व घाटे को कम करने में सहायक होंगे, यानी कि हमको रिवेन्यू डेफिसिट को कम करना है। बहुत सिंपल सा हमारा टारगेट है कि रिवेन्यू डेफिसिट को कम करना है। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपको इस सवाल को सॉल्व करना, देखिए हम इस सीरीज में केवल ये नहीं समझेंगे कि सवाल का जवाब क्या है और सवाल का सही जवाब क्या है, हम ये भी समझेंगे कि सवाल को सॉल्व कैसे करना होता है। तो अगर ये सवाल आपके सामने आता है तो सबसे पहले आपको इस सवाल को सॉल्व करने का प्रोसेस शुरू कैसे करना है। सबसे पहले आपको राजस्व घाटे को समझना है, राजस्व घाटे को याद करना है। राजस्व घाटा क्या होता है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट, यानी कि आपका राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियां, इनके डिफरेंस को हम राजस्व घाटा कहते हैं। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि अगर आपको राजस्व घाटे को कम करना है, अगर आपको रिवेन्यू डेफिसिट को कम करना है तो इन पर कोई इंपैक्ट आना चाहिए, इन दोनों में से किसी एक पर इंपैक्ट आना चाहिए। अगर आपको रेवेन्यू डेफिसिट को कम करना है तो या तो आपका जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये कम होना चाहिए, या जो रेवेन्यू रिसिप्ट है ये बढ़ना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है। बहुत अगर आप इसको सामान्य इकोनॉमिक्स के टर्म्स में भी देखें तो अगर आपको अपने घाटे को कम करना है तो इसके लिए या तो आपको अपना खर्चा कम करना पड़ेगा या तो आपको अपनी कमाई बढ़ानी पड़ेगी। तो अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर ये जो तीन विकल्प हमारे सामने मौजूद हैं इनमें से कौन से विकल्प से घाटा, इनमें से कौन से विकल्प से खर्चा कम होगा या कमाई बढ़ेगी, इतना ही हमको देखना है। अब अगर आप पहले विकल्प को देखें कि कर आधार के विस्तार द्वारा कर राजस्व में वृद्धि, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट जो है, जो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो बढ़ रहा है, उसमें विस्तार हो रहा है। तो एक तो ये सही जवाब हो गया। यहां पर क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट बढ़ रहा है, यानी कि हमारी कमाई बढ़ रही है तो घाटा अपने आप कम हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है आवश्यकेतर राजस्व व्यय में कमी करना, यानी कि जो हमारा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको कम करना। जाहिर तौर पर हमारा खर्चा कम हो रहा है, खर्चा कम होने का मतलब यह है कि घाटा भी कम हो जाएगा। तो ये भी सही जवाब यहां पर आपका हो जाता है। और तीसरा है मांग को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी भुगतान में वृद्धि करना। अब सब्सिडी क्या होता है? सब्सिडी जो है वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और अगर सरकार रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को बढ़ाती है, यानी कि सरकार सब्सिडी को बढ़ाती है, इसका मतलब यह है कि सरकार का खर्चा बढ़ जाएगा। और अगर सरकार का खर्चा बढ़ेगा तो सिंपल सा रूल है कि अगर खर्चा बढ़ेगा तो डिफिसिट क्या है, तो जो आपका घाटा है वो बढ़ेगा या घटेगा? जाहिर तौर पर जब खर्चा बढ़ेगा तो घाटा आपका और बढ़ जाएगा, यानी कि तीसरा विकल्प यहां पर काम नहीं करने वाला है। तो सही जवाब क्या हो गया? दो ऑप्शन यहां पर सही है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाता है। तो ऑप्शन बी यहां पर आपका सही जवाब है। वही बातें जो है यहां पर लिखी हुई हैं जो हमने डिस्कस की हैं कि राजस्व घाटा, अगर आपको राजस्व घाटा निकालना होता है तो राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, और फिर यहीं से आप जो है ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा बढ़ेगा कौन सा घटेगा और सवाल का जवाब आप प्राप्त कर सकते हैं। तो वही चीजें हमने पूरा डिटेल से डिस्कस कर लिया है। चलिए आगे बढ़ा जाए, बात करते हैं अगली खबर के। अगला सवाल जो है हमारा, अगला सवाल हमसे पूछता है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो कुछ पेयर्स हमारे सामने दिए हुए हैं, इन पेयर्स पर हमको विचार करना है। इसमें से एक तरफ आपका एक वक्र है, वक्र आपने बहुत सारे कर्व सुने होंगे इकोनॉमी में, कुछ कर्व यहां पर है, और दूसरी तरफ आपका उनका विवरण दिया हुआ है। तो कौन कौन से कर्व हैं? सबसे पहला है आपका वक्र लाफर कर्व। तो लाफर कर्व जो है उसके सामने लिखा हुआ है बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच विपरीत संबंध को दर्शाता है। दूसरा है कुजनेत कर्व, जो कि यह दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था के औद्योगिकरण के साथ असमानता पहले बढ़ी है या फिर घटी है। और तीसरा है फिलिप्स वक्र, यानी कि फिलिप्स कर्व, जो कि ये कर दरों और कर राजस्व के बीच के संबंध को दर्शाता है। अब हमको बताना है कि इनमें से कौन कौन से जो आपके जो युग्म हैं, कौन कौन से जो पेयर्स हैं वो सही सुमेलित हैं या गलत सुमेलित हैं। इसमें से ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो आपने देखा होगा, चलिए मान लीजिए इसमें से आपका जो कुजनेत कर्व है ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसको पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर आप यहां पर देखें तो जो लाफर वक्र है या लाफर कर्व जो है ये बेसिकली आपका
ये आपका कर दरों और राजस्व के बीच के अंतर को दर्शाता है। यानी कि ये आपका जो रेवेन्यू जो सरकार का रेवेन्यू है और सरकार अपने टैक्स को कितना बढ़ा रही है, इसके बीच के रिलेशन को दर्शाता है। लाफर कर्व बेसिकली ये बताता है कि सरकार इनफाइनाइटली अपना कर अपना अपना टैक्स नहीं बढ़ा सकती है। यानी कि मान लीजिए सरकार को तो पता है कि सरकार अगर टैक्स को बढ़ाती है तो सरकार को बहुत प्रॉफिट होगा, सरकार के पास बहुत पैसे आएंगे, तो सरकार अपने टैक्स को 100% क्यों नहीं करती है, 200% क्यों नहीं कर देती है। अगर अगर सरकार अपने टैक्स को 100% कर देती है, 200% कर देती है, तो फिर इससे तो सरकार को बहुत बेनिफिट होगा। लेकिन सरकार को पता है कि सरकार अपना अगर राजस्व बढ़ाती है, सरकार अगर अपना टैक्स बढ़ाती है, तो उसकी वजह से टैक्स इवेजन की शुरुआत हो जाएगी, लोग टैक्स देने से बचने लगेंगे और फिर इसका परिणाम ये रहेगा कि सरकार को एक भी रुपया प्राप्त नहीं होगा। तो सरकार के राजस्व और सरकार की जो टैक्स की दर है उसके बीच में एक बैलेंस रिलेशन बना करके रखना पड़ता है, और वो बैलेंस रिलेशन हमको पता लगता है लाफर कर्व के माध्यम से। दूसरा अगर आप देखें आपका फिलिप्स कर्व है। फिलिप्स कर्व भी आपने पढ़ा होगा। फिलिप्स कर्व जो है ये बेसिकली बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच में विपरीत रिलेशन को दिखाता है। फिलिप्स कर्व ये बताता है कि जब किसी देश की इकोनॉमी में मुद्रास्फीति बढ़ती है, जब किसी देश में इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो बेरोजगारी कम होती है, क्योंकि इन्फ्लेशन जब बढ़ेगा तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। और दूसरी तरफ जब किसी देश की इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कम होता है तो वहां पर बेरोजगारी बढ़ती है। तो ये रिलेशन कहां से पता लगता है हमको? ये रिलेशन पता लगता है आपको फिलिप्स कर्व के माध्यम से। तो ये क्या है? ये नेगेटिव रिलेशन है। और कुज़नेट कर्व जो है, कुज़नेट कर्व बेसिकली आपका दिखाता है कि किसी इकोनॉमी में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, जब औद्योगिकरण होता है, तो औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप वहां पर असमानता बढ़ रही है या असमानता घट रही है। तो ये आपको कुज़नेट कर्व के बारे में याद रखना है। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपका पहला जो ये है, पहला जो युग्म है वो गलत है, दूसरा यहां पर सही है और तीसरा भी आपका गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे यहां पर आपके? ऑप्शन ए सही जवाब हो जाता है। ऑप्शन ए यहां पर आपका सही जवाब है। तो ऑप्शन ए हमने देख लिया है कि बिल्कुल सही जवाब है। हमने लाफर कर्व पर भी बात कर ली है। लाफर कर्व हमने देखा कि सरकारी राजस्व और जो कर की दरें हैं उनके बीच में रिलेशंस को दर्शाता है। और फिर आपका हमने साइमन कुज़नेट कर्व की बात भी की है। कुज़नेट कर्व जो है साइमन कुज़नेट ने दिया था। इन्होंने दिखाया था कि किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो जो जो आपके आपकी किसी इकोनॉमी में, किसी देश में जो इक्वालिटी है या इनइक्वालिटी है उस पर क्या इंपैक्ट डालता है, वो कुज़नेट कर्व से हमको पता लगता है। ये यू आकार का आपको मिलेगा, तो ये भी आपको याद रखना है। कुज़नेट कर्व जो है वो यू आकार का आपको मिलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, जो कि दिखाता है कि जब किसी इकोनॉमी में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत होती है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत की वजह से जो जो इनइक्वालिटी है वो बहुत तेजी से कम होती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत की वजह से इनइक्वालिटी बहुत तेजी से कम होती है। फिर एक समय आता है जब चीजें यहाँ पर सामान्य हो जाती हैं, स्टेबल हो जाती हैं, और फिर उसके बाद धीरे धीरे ये आपको किसी देश में जो इनइक्वालिटी है वो फिर और ज्यादा तेजी से बढ़ने लगती है। तो जैसे जैसे आप देखेंगे कि जो ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज नेशन होते हैं वहां पर आपको ज्यादा इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, ज्यादा असमानता देखने को मिलती है। जैसे आप अमेरिका का एग्जाम्पल ले सकते हैं जहां पर ज्यादा असमानता आपको देखने को मिलेगी। और तीसरा है आपका फिलिप्स कर्व, जो कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी के बीच में रिलेशंस को दिखाता है। तो ये हमने देखा, हमारे 3 कर्व हमने देखे। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे सामने 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला हमारा स्टेटमेंट है ब्याज व्याप्ति अनुपात। ब्याज व्याप्ति अनुपात को अंग्रेजी में कहा जाता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो से ये मापन किया जाता है कि कोई कंपनी अपनी परिचालन आय का उपयोग करके अपने ब्याज दायित्वों को कितनी सफलता से पूरा कर सकती है। और दूसरा हमारा स्टेटमेंट है कि उच्च ब्याज व्याप्ति अनुपात ये दर्शाता है कि कोई कंपनी अपने लाभ सृजन के लिए ऋण पर अत्यधिक निर्भर है। इसका सही जवाब क्या होगा? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो हम इस पर डिस्कशन करेंगे। वीडियो को रोक लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, जवाब देने की कोशिश कीजिए। हम इसके जवाब को डिस्कस अगर आप करें तो पहला जो आपका स्टेटमेंट है ये सही है, दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। पर ऐसा क्यों? इसके पीछे का रीजन हम देखने की कोशिश करते हैं। दोबारा से अपने फॉर्मूले पर जाते हैं कि सवाल को सॉल्व कैसे करना होता है। यहां पर जो हमारा सवाल है वो इंटरेस्ट कवरेज रेशो को लेकर के है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो को लेकर के, तो जब भी इस तरीके का कोई टर्म आधारित या फॉर्मूला बेस्ड सवाल आता है या रेशो बेस्ड सवाल आता है, जैसे हमारा पहले वाला सवाल भी रेवेन्यू डेफिसिट पर था, तो हमने सबसे पहले फॉर्मूला लिखा था। तो आपको सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेना है। फॉर्मूले में अगर आप देखें तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला अगर आप यहाँ पर नोट करें तो इसमें हम जो है कैलकुलेट करते हैं एबिट, यानी कि कंपनी की ब्याज और कर से पूर्व आय। यानी कि इसमें आप कैसे कवर करते हैं? एबिट को कवर करते हैं, यानी कि कंपनी का जो प्रॉफिट है ब्याज पे करने से पहले, अपना इंटरेस्ट पे करने से पहले और अपना कर यानी कि टैक्स पे करने से पहले प्रॉफिट कितना है, और कंपनी को कितना इंटरेस्ट पे करना है अपने पूर्ववर्ती ब्याज पर, यानी कि पहले का जो ब्याज है
उस पर कितना इंटरेस्ट पे करना है। तो कंपनी का प्रॉफिट कितना है, कंपनी को कितना इंटरेस्ट पे करना है। तो अब ये दिखा क्या रहा है, अब इस फॉर्मूले को अगर आप देखें, वापस से हम अपने सवाल पर आए, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है आपका एबिट फॉर्मूला हो गया, यानी कि आपका जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट और टैक्स पे करने से पहले कितना है, और आपका जो जो इंटरेस्ट है जो आपको पे करना है वो यहाँ पर कितना आपको इंटरेस्ट पे करना है। अब यहाँ पर मान लीजिए किसी कंपनी का जो प्रॉफिट है, कंपनी का प्रॉफिट आपका 100 रुपए का है और कंपनी को इंटरेस्ट पे करना है 20 रुपए का, तो यहाँ पर आपका अनुपात कितना हो गया, ये हो गया आपका टोटल 50 के टोटल आप यहाँ पर कह सकते हैं 5 के आसपास हो गया। तो ये कितना हो गया, ये आपका 5 हो गया। अब इसी को आप बढ़ा लीजिए, अगर कंपनी का जो ब्याज है वो 20 से बढ़ करके मान लीजिए 50 हो जाता है, तो अभी ये कितना अनुपात हो जाएगा, ये अनुपात हो जाएगा आपका 2 का अनुपात हो जाएगा। तो अगर इंटरेस्ट बढ़ रहा है, यहां पर हमने देखा, अब आप इसको कंपेयर करेंगे, अगर जब इंटरेस्ट बढ़ता है तो जो आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशो है वो भी वो कम हो जाता है। जब इंटरेस्ट बढ़ता है तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो कम हो जाता है। और अगर आप दूसरा देखें, अगर किसी कंपनी का मान लीजिए ये जो जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट बढ़ करके 200 हो जाता है और ब्याज 20 ही रहता है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 10 हो गया। यानी कि जब कंपनी का ब्याज कम है और प्रॉफिट बढ़ रहा है, ब्याज कम है तो प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो फिर आपका जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है वो बढ़ता है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो बढ़ता कब है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो बढ़ता कब है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो बढ़ता है जब किसी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो बढ़ता है जब किसी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है, और इंटरेस्ट कवरेज रेशो कम होता है जब किसी कंपनी का जो इंटरेस्ट है, यानी ये जो इंटरेस्ट पे कर रही है कंपनी, वो बढ़ता है। तो बढ़ना, इंटरेस्ट कवरेज रेशो का बढ़ना अच्छा होता है और इंटरेस्ट कवरेज रेशो का कम होना खराब होता है। और यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर उल्टा लिखा हुआ है, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। यहां पर क्या लिखा हुआ है कि उच्च ब्याज व्याप्ति अनुपात ये दर्शाता है कि कोई कंपनी अपने लाभ सृजन के लिए ऋण पर निर्भर है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, इसका ऋण तो बहुत कम है, इसका प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। यानी कि इसको जब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज्यादा होता है तो ये दिखाता है कि प्रॉफिट ज्यादा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। बाकी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इन जनरल क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि कोई कंपनी अपने प्रॉफिट के माध्यम से, अपने ब्याज, उसका जो प्रॉफिट है, उसका जो लाभ है, उसके माध्यम से क्या अपने इंटरेस्ट को पे कर पाएगी या नहीं पे कर पाएगी। अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज्यादा है तो कंपनी पे कर पाएगी, अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम है तो कंपनी पे नहीं कर पाएगी। सामान्यतः इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो 2 के आसपास होना चाहिए। अगर ये 2 से कम है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत खराब है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए। अगर ये 2 या 2 से कम है तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा खराब है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशो को टाइम्स इंटरेस्ट अर्न्ड के नाम से भी जाना जाता है, तो इस नाम से भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमने डिस्कस किया। अब हम बढ़ते हैं आगे, और ये हमने देख ही लिया है। बाकी सामान्यतः किसी कंपनी की जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है वो 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए, तभी ये माना जाता है कि कंपनी बेहतर है। और अगर 3 है, जबकि 3 से अधिक का मान होता है कि कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो ये एक हमने देखा। अगर 1 से कम है, अगर 1 से कम है तो ये दिखाता है कि कंपनी जो है अपने ब्याज को पूरा करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए अपना इतना भी पैसा नहीं कमा पा रही है कि वो अपने इंटरेस्ट को भी पे कर पाए। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का प्रॉफिट 100 रुपए है और उसको जो इंटरेस्ट पे करना है वो भी 100 रुपए का करना है, तो ये कितना हो गया, ये आपका एक इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हो गया। और एक का मतलब क्या है, कंपनी 100 रुपए कमा रही है और 100 ही रुपए उसको इंटरेस्ट पे करना है। इसका मतलब ये है कि कंपनी अपनी ग्रोथ पर तो पैसा खर्च नहीं कर पाएगी, और जो कंपनी अपनी ग्रोथ पर पैसा नहीं खर्च कर पाएगी वो कंपनी धीरे धीरे डूबती चली जाएगी, उस कंपनी को धीरे धीरे नुकसान होता चला जाएगा। तो जब फाइनेंशियल एक्सपर्ट किसी कंपनी को कैलकुलेट करते हैं, किसी कंपनी को इवैल्यूएट करते हैं, तो वो इसको भी देखते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को भी देखते हैं, और ये भी देखते हैं कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए। अगर वो 2 से कम है तो कंपनी भविष्य में डूबने वाली है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट इंडिकेटर आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, और अगला हमारा सवाल है जीरो कूपन बॉन्ड को लेकर के। जीरो कूपन बॉन्ड के संबंध में हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट हमारे सामने दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है, इन्हें इनके अंकित मूल्य से अधिक पर निर्गत किया जाता है क्योंकि इनसे निवेशकों को परिपक्वता भुगतान के बजाय आवधिक ब्याज भुगतान के माध्यम से लाभ प्राप्त होता है। और दूसरा हमारा स्टेटमेंट है, जीरो कूपन बॉन्ड की परिपक्वता अवधि सामान्यतः अधिक होती है या ज्यादा होती है। तो अब इनमें से जब अगर आपने थोड़ा सा भी जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में सुना है या पढ़ा है तो आपको पता है यहां पर आपका जो अधिक लिखा हुआ है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि ये ज्यादा नहीं होता है, ये कम होता है। जीरो कूपन बॉन्ड का बेसिकली मतलब क्या है? दरअसल इसको समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि कूपन बॉन्ड का क्या मतलब होता था। कूपन बॉन्ड का बहुत सिंपल सा मतलब ये होता है, पहले क्या होता था, पहले जब बॉन्ड जारी किए जाते थे
तो ऐसे एक डॉक्यूमेंट, जब सरकार पहले बॉन्ड जारी करती थी तो पहले ऐसे एक डॉक्यूमेंट जारी करती थी। इस डॉक्यूमेंट में यहाँ ऊपर तमाम जानकारियां लिखी होती थी कि ये जो है, ये बॉन्ड जो है इतने रुपए का है, इस व्यक्ति को जारी किया गया है, इतना इसका मूल्य है। और नीचे कुछ कूपन हुआ करते थे, नीचे कुछ कूपन हुआ करते थे। तो ये जो इन्वेस्टर थे उसको, उनको ये जो है बॉन्ड दिया जाता था। इन्वेस्टर क्या करते थे, यहाँ पर ये निकालने वाले बाहर निकाल, जैसे आपने स्टिकर देखे होंगे तो वैसे स्टिकर हुआ करते थे। इन्वेस्टर एक कूपन को निकालता था, जो भी आपका बॉन्ड जारी करने वाला व्यक्ति है, सरकार जो है उसके पास जाता था, उसको ये कूपन देता था और उसके बदले उसको इंटरेस्ट मिल जाता था। तो इसको कूपन बॉन्ड कहते हैं। दूसरा एक कूपन निकाला हमने, उसके बदले इंटरेस्ट मिल गया। फिर दूसरा कूपन आपने निकाला, सरकार को जाकर के दिया, आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। फिर तीसरा कूपन आपने निकाला और इस तरीके से आपको तमाम इंटरेस्ट मिल जाता था। अब ये हो गया कूपन बॉन्ड। अब इसी का उल्टा होता है जीरो कूपन बॉन्ड, यानी कि ऐसा बॉन्ड जिसमें ये चीजें नहीं होती हैं या जिसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है, यानी कि हर महीने आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। इसमें आपको परिपक्वता अवधि पर बेनिफिट होता है, यानी कि जो आपका मैच्योरिटी पीरियड है उसमें बेनिफिट होता है। अब ये जीरो कूपन बॉन्ड काम कैसे करता है? मान लीजिए सरकार, यही बॉन्ड है, ये सरकार ने हटा दिया है, यही बॉन्ड है, ये बॉन्ड आपका मान लीजिए 100 रुपए का बॉन्ड है, ये बॉन्ड आपका 100 रुपए का बॉन्ड है। तो सरकार क्या करेगी, जीरो कूपन बॉन्ड जो है वो बेसिकली आपका, ये जो भी बॉन्ड जारी करने वाली कंपनी है या जो भी व्यक्ति है जो जीरो कूपन बॉन्ड जारी कर रहा है, वो बॉन्ड जो है 90 रुपए का जारी करेगा। कितने रुपए का जारी करेगा? 90 रुपए का बॉन्ड जारी करेगा। अभी जो 90 रुपए का बॉन्ड है, ये 90 रुपए का बॉन्ड आप अपने पास रखेंगे। मान लीजिए 5 साल का टाइम पीरियड है, 90 रुपए का टोटल बॉन्ड है, और ये जो 5 साल का टाइम पीरियड है आप अपने पास इस बॉन्ड को रखे रहते हैं। तो जब आप सरकार के पास जाएंगे, जब आप सरकार के पास बॉन्ड को वापस करने जाएंगे, तो आपने 90 रुपए का बॉन्ड खरीदा था, सरकार आपको 100 रुपए वापस करेगी, क्योंकि बॉन्ड की वैल्यू तो 100 रुपए है, खरीदा आपने 90 रुपए का था। तो आपको कितना बेनिफिट हो रहा है? आपको 10 रुपए का बेनिफिट हो रहा है, और यही बेनिफिट आपका इंटरेस्ट हो जाता है। यही बेनिफिट क्या है? ये आपका इंटरेस्ट हो जाता है। तो यहां पर हमने क्या देखा कि इसमें जो आपका जो बेनिफिट होता है या जो इंटरेस्ट मिलता है वो परिपक्वता भुगतान पर मिलता है, यानी कि मैच्योरिटी के टाइम पे मिलता है, हर महीने यहां पर नहीं मिलता, यानी कि आपका आवधिक भुगतान नहीं होता है, परिपक्वता पर बेनिफिट होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा स्टेटमेंट यहां पर सही है कि जीरो कूपन बॉन्ड जो है वो अधिकांशतः लंबी अवधि के लिए, 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 15 साल के लिए जारी किया जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। तो कौन सा सही है? ऑप्शन बी यहां पर सही जवाब हो जाता है। ऑप्शन बी यहां पर सही जवाब है। ऑप्शन बी आप यहां पर देख सकते हैं। वही चीजें हमने डिस्कस की है कि जो आपका जीरो कूपन बॉन्ड है, वो बॉन्ड बेसिकली आपका जो विक्रय अंकित मूल्य है उससे कम प्राइस पर, उससे कम कीमत पर जारी किया जाता है, और फिर बाद में जब आप बॉन्ड वापस करने जाते हैं तो आपको पूरा अमाउंट मिल जाता है। तो इससे क्या होता है, आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। और जो आपका जीरो कूपन बॉन्ड है वो उसकी परिपक्वता अवधि सामान्यतः बहुत ज्यादा होती है। ये 10 साल के लिए, 15 साल के लिए जारी किए जाते हैं। तो ये दीर्घ अवधि के लिए जारी होते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना। चलिए आगे बढ़े आप। अगला जो हमारा सवाल है ये बेसिकली आपका रीजनल रूरल बैंक्स को लेकर के है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को लेकर के है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संदर्भ में कुछ कथन हमारे सामने दिए हुए हैं जिन पर हमको विचार करना है। पहला हमारा स्टेटमेंट है, भारत में आरआरबीज का गठन वर्ष 1975 में नरसिम्हन कार्य समूह की सिफारिश के आधार पर किया गया था। दूसरा हमारा स्टेटमेंट है, आरआरबीज की स्वामित्व संरचना केंद्र सरकार, प्रायोजक बैंक और राज्य सरकार के बीच में क्रमशः 50, 35 और 15 के अनुपात में है। और तीसरा हमारा स्टेटमेंट है, आरआरबीज की 90% से अधिक शाखाएं ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं। तो अब हमको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। अब यहाँ पर अगर आप देखें, इस सवाल को आप कॉन्सेप्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको इसका जवाब ही पता होना चाहिए, उसके बिना इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। इसमें भी अगर आप देखें, जैसे इसमें आप कोई ट्रिक भी नहीं लगा सकते हैं। अधिकांशतः ये कहा जाता है कि आपका जो इस तरीके के सवाल होते हैं, इस तरीके के सवाल में बेसिकली कई बार ट्रिक लग जाती है। उसमें भी अगर आप लगाने की कोशिश करें, तो हम यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करने की अगर आप कोशिश करें, तो यहाँ पर एक चीज जो हमारे सामने निकल करके आती है वो ये है कि ये रीजनल रूरल बैंक्स हैं। साफ तौर पर यहाँ पर ग्रामीण लिखा हुआ है। अगर ये रीजनल रूरल बैंक्स है तो जाहिर तौर पर ये ग्रामीण इलाकों में ही काम करेगा। तो तीसरा स्टेटमेंट कहीं ना कहीं आपका सही हो सकता है। तीसरे स्टेटमेंट को हम सही मान सकते हैं। तो तीसरा अगर आपका सही है तो बेसिकली ए को आप यहाँ पर काट सकते हैं। बाकी आपको इसका पता ही होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि जो हमारे रीजनल रूरल बैंक्स हैं उनको 1975 में, 1975 में जो नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप था उसकी सिफारिश के आधार पर गठित किया गया था। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन एक यहाँ पर सही है, यानी कि आपका बी को भी आप यहाँ पर काट सकते हैं। तो अब आपके सामने 1 और 3 बचता है, और 1, 2 और 3 बचता है। 2 पर अगर आप विचार करें तो 2 भी आपका सही स्टेटमेंट है। 2 भी बिल्कुल सही है कि आरआरबीज का जो स्ट्रक्चर होता है, आरआरबीज की जो संरचना होती है, उसमें 3 एंटिटीज आपको मिलती हैं। एक आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक आपका जो स्पॉन्सर्ड बैंक है, और दूसरा आपका स्टेट गवर्नमेंट है।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्पॉन्सर्ड बैंक है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 50% के आसपास रहती है, जो स्पॉन्सर्ड बैंक है उसकी 35% के आसपास रहती है, और बचा हुआ जो 15% है वो स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है। तो ये आपका शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर रहता है रीजनल रूरल बैंक का। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाता है, ऑप्शन डी सही जवाब है। आरआरबीज का जो गठन है वो 1975 में आपका नरसिम्हन कार्य समूह जो है उसकी रिकमेंडेशन के बेस पर किया गया था। और पहला जो आपका आरआरबी है, पहला जो आरआरबी है ये बेसिकली आपका प्रथमा बैंक, सिंडिकेट बैंक जिसको अब केनरा बैंक के नाम से जाना जाता है, इसके द्वारा प्रायोजित किया गया था। तो पहला जो आपका आरआरबी है, ये भी आपको याद रखना है, पहला जो भारत का आरआरबी है वो प्रथमा बैंक और सिंडिकेट बैंक द्वारा प्रायोजित किया गया था और उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया था। ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट हमने यहाँ पर आपका अनुपात देख लिया है कितना होता है, 50 35 15 के आसपास होता है केंद्र स्पॉन्सर्ड बैंक और स्टेट के बीच में। और तीसरा आपका इनकी लगभग जो 92% शाखाएं हैं, इनकी जो 92% शाखाएं, 90% से ज्यादा जो शाखाएं हैं वो आपको ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा सवाल है ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को लेकर के है, जीसैक को लेकर के है। तो सरकारी प्रतिभूतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट हमारे सामने है। पहला है जीसैक एक ऋण साधन है जिसे सरकार लोगों से धन उधार लेने के लिए जारी करती है। और दूसरा हमारा स्टेटमेंट है जीसैक केवल दीर्घकालिक साधन होते हैं। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है वो हमको बताना है। तो अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे, यहां पर हमारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात हुई है, दूसरे स्टेटमेंट में केवल शब्द का इस्तेमाल हुआ है। जब भी इस तरीके के शब्द आए तो आपको जैसे कई बार ये कहा जाता है कि जब केवल शब्द का इस्तेमाल होता है, ओनली शब्द का इस्तेमाल होता है, तो हमको मान लेना चाहिए कि वो गलत स्टेटमेंट है। ये तरीका बिल्कुल गलत है, ये आपको मानना नहीं चाहिए कि वो गलत है। वो गलत हो सकता है, उसकी संभावना बहुत ज्यादा है कि वो गलत हो सकता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये स्टेटमेंट गलत है नहीं, इसके गलत होने की संभावना है। अब हमको इस पर विचार करना है कि ये गलत है या नहीं है। इस पर हम विचार करते हैं। सबसे पहले जीसैक केवल दीर्घकालिक साधन हो सकता है, ये स्टेटमेंट गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि जीसैक केवल दीर्घकालिक नहीं होते हैं, जीसैक आपका शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं जिसमें आप टी बिल को शामिल करते हैं। टी बिल क्या है? टी बिल आपका तो 1 साल से कम का पीरियड होता है, तो टी बिल को आप लॉन्ग टर्म नहीं, टी बिल को आप शॉर्ट टर्म मानते हैं। तो ये आपका गलत हो जाता है। और पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, जीसैक यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये बेसिकली आपका एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, एक ऋण साधन है जो सरकार इस्तेमाल करती है आम लोगों से पैसा एकत्र करने के लिए, ताकि सरकार अपनी जो जरूरतें हैं उन जरूरतों को पूरा कर सके और जो हमारी इकोनॉमी है उसमें जो आपकी लिक्विडिटी है उसको मैनेज किया जा सके, उसके लिए भी जीसैक का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि पहला स्टेटमेंट आपका सही है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। सरकारी प्रतिभूतियों की बात करें तो हमने देखा था जीसैक केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण के लिए जनता से उधार लेने हेतु जारी किए गए व्यापार योग्य वित्तीय साधन होते हैं। व्यापार योग्य यानी कि ट्रेडेबल, यानी कि बेसिकली आप इसको मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। एक बार ऐसा नहीं है कि आपने सरकार से सिक्योरिटी खरीद ली तो फिर आपको रखना ही पड़ेगा, आप उसको मार्केट में जाकर के बेच भी सकते हैं। तो ये एक आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यहां पर आपको मिलेंगे। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेसिकली आपको दो प्रकार के देखने को मिलते हैं। एक प्रकार की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है आपकी जिसकी परिपक्वता अवधि जो है वो 1 साल से कम होती है, इसको शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहा जाता है। इसमें आप टी बिल को शामिल करते हैं, ट्रेजरी बिल को शामिल करते हैं, जिसकी परिपक्वता अवधि 91 दिनों की हो सकती है और आपका 182 दिनों की हो सकती है, 364 दिनों की हो सकती है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। इससे ज्यादा हो जाएगी तो फिर ये लॉन्ग टर्म हो जाएगा। तो टी बिल लॉन्ग टर्म नहीं होता है, तो ये 1 साल से कम का होता है। तो 91, 182 और 364 दिनों की अवधि आपको मिलती है। फिर आपका लॉन्ग टर्म अगर आप देखें, लॉन्ग टर्म जिसकी अवधि एक साल या 1 साल से ज्यादा होती है, इसमें आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को शामिल करते हैं। इसमें आप गवर्नमेंट बॉन्ड जो है, गवर्नमेंट बॉन्ड को इसमें शामिल करते हैं। और जो डेटेड सिक्योरिटीज हैं, डेटेड सिक्योरिटीज को इसमें आप शामिल करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। तो यानी कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों यहाँ, सॉरी माफ कीजिएगा, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है और आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला जो हमारा सवाल है वो बेसिकली आपका बात करता है बॉन्ड यील्ड को लेकर के। सवाल बहुत सिंपल सा है, आपसे पूछा गया है कि तीन कथन हमारे सामने हैं, हमको विचार करना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। सबसे पहले अगर आप देखें, बॉन्ड यील्ड से तात्पर्य बॉन्ड में निवेश की गई पूंजी पर अर्जित प्रतिफल से है और इसका उपयोग प्रायः सरकार की उधार लेने की लागत के संकेतक के तौर पर देखा जाता है। दूसरा हमारा स्टेटमेंट है बॉन्ड की कीमतों में वृद्धि से बॉन्ड यील्ड में वृद्धि होती है। और तीसरा हमारा स्टेटमेंट है आरबीआई द्वारा संचालित ओपन मार्केट ऑपरेशन बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की आपूर्ति को बदल करके बॉन्ड यील्ड को प्रभावित कर सकते हैं। अब हमको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है
कौन सा सही नहीं है, इसका जवाब हमको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको पता है, अगर आप वीडियो को पॉज करके देखेंगे तो आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो हम देखते हैं कि सवाल को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले सवाल जो है वो आपका बॉन्ड यील्ड को लेकर के, तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि बॉन्ड यील्ड का मतलब क्या होता है, तभी हम इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। अब बॉन्ड यील्ड का मतलब अगर आप देखने की कोशिश करें तो मान लीजिए आप सरकार से 100 रुपए का कोई बॉन्ड खरीदते हैं, आपने सरकार से 100 रुपए का कोई बॉन्ड खरीदा और 100 रुपए का इस बॉन्ड का जो टाइम पीरियड है वो 5 साल का है। 5 साल का टाइम पीरियड है, लेकिन मान लीजिए अभी आपको जरूरत है, अगर बहुत इमरजेंसी में आपको जरूरत पड़ गई, आपने क्या किया, आपने किसी व्यक्ति को 90 रुपए का बॉन्ड बेच दिया, आपने किसी व्यक्ति को 90 रुपए का ये बॉन्ड बेच दिया। तो अब ये जो व्यक्ति है, जिस व्यक्ति ने 90 रुपए का बॉन्ड खरीदा है, उस बॉन्ड की वैल्यू तो 100 रुपए है, यानी कि जब वो सरकार से पैसे लेने जाएगा तो उसको तो 100 रुपए मिलेंगे। उसने खरीदा 90 रुपए का है, उसको कितना बेनिफिट हो गया, उसको 10 रुपए का बेनिफिट हो गया। मान लीजिए यही व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति बॉन्ड को किसी और दूसरे व्यक्ति को बेचता है 5 साल से पहले। इसने बॉन्ड को बेच दिया 95 रुपए का। इसने बॉन्ड को कितने का बेच दिया, इसने बॉन्ड को बेच दिया 95 रुपए का। अब अगर इसने बॉन्ड को 95 रुपए का बेचा तो जिस व्यक्ति ने 95 रुपए का खरीदा है, 95 रुपए का खरीदा है, वो व्यक्ति जब सरकार से जो है बॉन्ड वापस लेने जाएगा, उसको कितने रुपए मिलेंगे, उसको भी 100 रुपए मिलेंगे। लेकिन उसने खरीदा कितने का है, उसने 95 रुपए का खरीदा है, उसको कितने का बेनिफिट होगा, उसको 5 रुपए का बेनिफिट होगा। तो उसका बॉन्ड यील्ड कितना हो गया, 5 रुपए हो गया। इसका बॉन्ड यील्ड कितना था, इसका बॉन्ड यील्ड 5 रुपए है, इसका बॉन्ड यील्ड 10 रुपए है, इसका तो जीरो ही था क्योंकि इसने 100 रुपए का ही खरीदा था। मान लीजिए ये जो व्यक्ति है, ये 95 रुपए का इसने खरीदा था, इसको बहुत इमरजेंसी आती है और मार्केट में बॉन्ड यील्ड, मार्केट में जो आपका बॉन्ड का प्राइस है वो क्रैश कर जाता है और 80 रुपए पहुंच जाता है। अब ये जो 80 रुपए का बॉन्ड यील्ड है, 80 रुपए का जो 80 रुपए का बॉन्ड यहां पर हमने जो खरीदा है, इसके बदले हमको कितने रुपए मिलेंगे, 100 रुपए मिलेंगे। तो बॉन्ड यील्ड कितना हो गया, 20 रुपए का हो गया। तो अब यहां पर आप देखेंगे कि बॉन्ड यील्ड, अब ये वाला स्टेटमेंट अगर आप सेकंड स्टेटमेंट देखें कि बॉन्ड की कीमत में वृद्धि से बॉन्ड यील्ड में वृद्धि होती है, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, आप यहां पर इसको समझ करके देखिए कि आपका बॉन्ड की कीमत जो है यहां पर क्या हुआ है, यहां पर बॉन्ड की कीमत कम हुई है, बॉन्ड का प्राइस जो है वो कम हुआ है, 95 रुपए से 80 रुपए हुआ है। लेकिन बॉन्ड यील्ड के साथ क्या हुआ है, प्रतिफल के साथ क्या हुआ है, प्रतिफल तो यहां पर बढ़ा है, 5 से बढ़कर के 20 रुपए हो गया है। तो बॉन्ड यील्ड यहां पर कम हुआ, सॉरी माफ कीजिएगा, बॉन्ड प्राइस यहां पर कम हुआ है, बॉन्ड यील्ड यहां पर बढ़ा है। उल्टा अगर आप देखें यहां पर क्या हुआ है, यहां पर प्राइस आपका बढ़ा है, यहां पर प्राइस आपका बढ़ा है, 90 से 95 रुपए हुआ है, लेकिन बॉन्ड यील्ड क्या है, बॉन्ड यील्ड आपका कम हुआ है, 10 रुपए से घट करके 5 रुपए हो गया है। तो जब प्राइस बढ़ता है बॉन्ड यील्ड कम होता है, जब प्राइस कम होता है बॉन्ड यील्ड बढ़ता है, यानी कि प्राइस और बॉन्ड यील्ड के बीच में नेगेटिव रिलेशन आपको मिलेगा। और यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर पॉजिटिव रिलेशन लिखा हुआ है, यानी कि ये स्टेटमेंट आपका पूरी तरीके से गलत है। तो अगर दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है तो आप ए को भी काट सकते हैं और आप डी को भी काट सकते हैं। अब आपके सामने दो चीजें बची हैं, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, यानी कि 1 2 1 3 हो सकता है या केवल 3 हो सकता है, यानी कि ऑप्शन 3 तो अपने आप में सही है और ये 3 वैसे भी सही है कि आरबीआई जो है बॉन्ड यील्ड के प्राइस को कंट्रोल कर सकती है, बॉन्ड के प्राइस को कंट्रोल कर सकती है, सरकारी प्रतिभूतियों की आपूर्ति को कंट्रोल कर सकती है, जिससे बॉन्ड यील्ड को भी कंट्रोल किया जा सकता है। जब सरकारी प्रतिभूतियों की आपूर्ति को बढ़ाया जाएगा तो बॉन्ड यील्ड तो बॉन्ड का जो प्राइस है वो कम हो जाएगा और बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगा। जब सरकारी प्रतिभूतियों की सप्लाई को कम किया जाएगा या सब सरकार वापस से सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदना शुरू कर देगी तो इससे डिमांड बढ़ेगी, बॉन्ड यील्ड का प्राइस सॉरी माफ कीजिएगा, बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा और बॉन्ड यील्ड का प्राइस कम हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। पहले स्टेटमेंट को अगर आप देखें, पहला स्टेटमेंट बहुत सिंपल सा है, बॉन्ड यील्ड से तात्पर्य बॉन्ड में निवेश की गई पूंजी पर अर्जित प्रतिफल से होता है, यानी कि डिविडेंड बेनिफिट कितना हो रहा है। और ये 20 रुपए 5 रुपए 10 रुपए ये क्या है, ये बेनिफिट ही तो है। तो ये बेनिफिट भी बेसिकली आपका बॉन्ड कहलाता है। तो ये हमने देखा ये बॉन्ड क्या है, तो पहला स्टेटमेंट भी यहाँ पर आपका सही है। बॉन्ड ये दिखाता है कि सरकार लेने की उधार की लागत क्या है, तो ये भी आप बॉन्ड यील्ड के माध्यम से पता लगा सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखे, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाता है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है, ऑप्शन बी सही जवाब है। देख लीजिए आपका ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। तो ऑप्शन ए जो स्टेटमेंट 1 है वो बिल्कुल ठीक है, स्टेटमेंट 2 यहाँ पर ठीक नहीं है। वही हमने देखा कि इनवर्स रिलेशन होता है, यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशन की बात की गई है, तो ऑप्शन कथन 2 जो है वो आपका गलत है। और फिर अगर आप देखें ऑप्शन 3 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल ठीक है कि आरबीआई जो है जो हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं उनकी सप्लाई को मैनेज करके, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की सप्लाई को मैनेज करके बॉन्ड यील्ड को भी मैनेज कर सकती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमने देख लिया है। चलिए अगला सवाल अगर आप देखें, अगला हमारा सवाल है पी नोट को लेकर के।
पी नोट के संदर्भ में हमको इन कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट यहाँ पर हमारे सामने दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है, पी नोट्स प्रत्यक्ष रूप से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा उन विदेशी निवेशकों को जारी किए जाते हैं जो भारत में पंजीकरण कराना नहीं चाहते हैं। और हमारा दूसरा स्टेटमेंट है कि पी नोट का मूल्य भारतीय प्रतिभूतियों जैसे इक्विटी पर आधारित होता है जो इसकी अंतर्निहित परिसंपत्तियों का आधार है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा ये हमको बताना है। सबसे पहले पी नोट होता क्या है ये हमको पता होना चाहिए। तो अब देखिए बहुत सिंपल से ट्रिक है यहाँ पर सवाल को सॉल्व करने की। अगर आपने सारी चीजें पढ़ी हैं तो सवाल सॉल्व करने का एकमात्र तरीका यही है कि पहले जब भी सवाल आपके सामने आए तो उसमें जिस जिस टॉपिक को लेकर के सवाल पूछा गया, खासतौर पर इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में, उस टॉपिक को अपने मन में रिवाइज कर लीजिए। जैसे हमारा जो सवाल है वो आपका पी नोट को लेकर के है। तो पी नोट क्या होता है? पी नोट बेसिकली आपका, जैसे मान लीजिए आप जो है आप अमेरिका के निवासी हैं, आप मान लीजिए ये हमारा भारत है, आप अमेरिका के निवासी हैं। अब अगर आपको लगता है कि भारत का बाजार बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है और भारत के बाजार में निवेश करना चाहिए, लेकिन आपको पता है अगर आपको भारत के बाजार में निवेश करना है तो आपको एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को से गुजरना पड़ेगा। आपको भारत में पंजीकरण कराना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर आप उस प्रोसेस से बचना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? आप एक कंपनी को हायर करेंगे जो कंपनी पहले से भारत में रजिस्टर है। आप एक कंपनी को हायर करेंगे जो कंपनी पहले से भारत में रजिस्टर है। आप उस कंपनी को पैसे देंगे। मान लीजिए आपने 10 रुपए का, आपने कहा कि 10 रुपए का मेरा रिलायंस का एक शेयर खरीद लीजिए। आप रिलायंस का 10 रुपए का एक शेयर मेरे नाम पे खरीद लीजिए। आप इस कंपनी को 10 रुपए देंगे, ये कंपनी जो है 10 रुपए आपसे लेगी और ये कंपनी भारत में रिलायंस का एक शेयर खरीद लेगी और ये अपने पास स्टोर कर लेगी। और उस जो शेयर कंपनी ने खरीदा है उसके बदले ये कंपनी जो है, ये जो कंपनी है आपको ये पी नोट जारी करेगी। ये पी नोट जारी करेगी, पार्टिसिपेटरी नोट जारी करेगी। तो पार्टिसिपेटरी नोट डायरेक्ट सेबी जारी नहीं करता है, डायरेक्ट भारतीय प्रतिभूति जो आपका बोर्ड है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जो है ये जारी नहीं करता है, बल्कि कोई दूसरी कंपनी जो कि पहले से भारत में रजिस्टर है सेबी के साथ, वो जारी करती है। तो पहला स्टेटमेंट यहां पर आपका गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। ये जो पी नोट है, इस पी नोट को आप, ये जो व्यक्ति है जिसने पी नोट खरीदा है, ये व्यक्ति बेच भी सकता है, किसी को बेच सकता है, लेकिन इसकी वैल्यू किस पे डिपेंडेंट है? ये जो पी नोट है इसकी वैल्यू रिलायंस के शेयर पे डिपेंडेंट है। इसकी वैल्यू किस पे डिपेंडेंट है? रिलायंस के शेयर पे डिपेंडेंट है। तो अगर रिलायंस का शेयर ऊपर जाएगा तो इस पी नोट की वैल्यू भी ऊपर जाएगी, और रिलायंस का शेयर नीचे जाएगा तो पी नोट की वैल्यू भी नीचे जाएगी। तो इसकी वैल्यू किस पे डिपेंडेंट है? रिलायंस के शेयर पर, यानी कि भारत के एक इक्विटी जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, प्रतिभूति है, उस पर डिपेंडेंट है। तो दूसरा स्टेटमेंट यहां पर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पर। अगला हमारा जो सवाल है ये बेसिकली आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा स्टेटमेंट है, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा समझौता है जिसमें खरीदार या विक्रेता को भविष्य की किसी तिथि पर पूर्व निर्धारित कीमत पर किसी परिसंपत्ति की निर्दिष्ट मात्रा खरीदनी या बेचनी होती है। और दूसरा हमारा स्टेटमेंट है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के तहत खरीदार को एक निश्चित अवधि की तिथि या उससे पहले एक पूर्व निर्धारित कीमत पर परिसंपत्ति खरीदने या बेचने का अधिकार होता है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है वो हमको बताना है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, वीडियो का जवाब दीजिए सवाल का। सही जवाब अगर आप देखें तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए यहां पर सही है, ऑप्शन बी भी यहां पर सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही है। होता क्या है थोड़ा सा उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें दो चीजें हैं, दोनों चीजें लगभग सेम है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लगभग आपके सेम होते हैं। क्या होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट? फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि एक शेयर है या कोई भी कमोडिटी है, कोई भी चीज है, कोई भी प्रतिभूति है, उसको हम एक निश्चित डेट पर एक निश्चित प्राइस पर खरीदेंगे या बेचेंगे। इसको फ्यूचर या ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। लेकिन फ्यूचर और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट दो अलग अलग चीजें हैं, यानी कि दोनों में कुछ डिफरेंस भी होगा। जी हाँ, डिफरेंस भी मौजूद है। डिफरेंस क्या है? सिंपल सा डिफरेंस है कि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, इतना ही आपको याद रखना है कि फ्यूचर और ऑप्शंस में क्या डिफरेंस होता है। जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो आपके लिए ऑब्लिगेशन पैदा करता है, वो आपके लिए ऑब्लिगेशन पैदा करता है। यानी कि अगर आपने एक बार फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट से पीछे नहीं हट सकते हैं। आपको कॉन्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा, आपको कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा। अगर आपने एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आप रिलायंस के 10 शेयर जो हैं वो इतने प्राइस पर इस दिन पर किसी दूसरे व्यक्ति को बेचेंगे, तो आपको बेचना ही पड़ेगा। कि आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आप अडानी के शेयर जो हैं इतने प्राइस पर इतने दिन पर आप खरीदेंगे, तो आपको खरीदना ही पड़ेगा। आप फिर उस कॉन्ट्रैक्ट से पीछे नहीं हट सकते हैं, फिर वो लीगल ऑब्लिगेशन आपके लिए हो जाता है। लेकिन जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है ये आपके लिए ऑप्शन प्रदान करता है, ये आपके लिए ऑप्शन बनाता है कि आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं,
आप एक्सरसाइज करने से मना भी कर सकते हैं, यानी कि आप कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो भी कर सकते हैं, एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, आप एग्जीक्यूट करने से मना भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम जो है मैं आपको, मान लीजिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं 10 शेयर आपके रिलायंस के 10 शेयर खरीदूंगा आपको 1000 रुपए की वैल्यू पर, और अभी जो वैल्यू है वो मान लीजिए आपका 900 रुपए है। भविष्य में आपको उम्मीद थी कि 1000 से बढ़कर के 1200 रुपए हो जाएगा, आप 1000 रुपए में खरीदेंगे तो आपको 200 रुपए का बेनिफिट होगा। लेकिन मान लीजिए प्राइस जो है वो घट करके 900 से 800 रुपए हो जाता है, तो अब अगर आप खरीदेंगे तो अब तो आपको नुकसान हो जाएगा। अब यहां पर अगर आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया है तो आपको खरीदना ही पड़ेगा, आपको नुकसान उठाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट किया है तो आप खरीदने से मना भी कर सकते हैं, तो आपके ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। यही डिफरेंस फ्यूचर और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में आपको देखने को मिलता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हमको याद रखना है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन सी यहां पर आपका सही जवाब हो जाता है। ऑप्शन सी यहां पर सही जवाब है, ये हमने देख लिया है। ऑप्शन सी सही जवाब है। जो वायदा अनुबंध है उसको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, और एक आपका विकल्प अनुबंध होता है जिसको इंग्लिश में ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। दोनों में डिफरेंस हमने समझ लिया है कि एक ये वाला ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है और ये आपको राइट देता है। ये आपको ऑब्लिगेशन नहीं देता है, ये आपको राइट देता है, आपको अधिकार देता है कि आप जो है ऑप्शन को एक्सरसाइज कर भी सकते हैं, ऑप्शन को एक्सरसाइज करने से मना भी कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला हमारा सवाल है, निम्नलिखित आइटम्स पर विचार कीजिए। 4 चीजें हमारे सामने दी हुई हैं। पहला है विदेशी मुद्रा अस्थियां, दूसरा है स्वर्ण, तीसरा है विशेष आहरण अधिकार, और चौथा है आईएमएफ में रिजर्व ट्रेंच स्थिति, रिजर्व ट्रेंच पोजीशन। तो हमको बताना है कि उपयुक्त आइटम्स में से कितने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल हैं। तो अगर आप देखें, अगर आपने इकोनॉमी को ठीक ढंग से पढ़ा है, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को पढ़ा है, तो आपको पता होगा ये सारी चीजें भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल होती हैं, यानी कि ऑप्शन डी यहां पर सही जवाब हो जाता है। ऑप्शन डी यहां पर आपका सही जवाब है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में ये सारी चीजें शामिल होती हैं। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का जो विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां हैं वो शामिल होती हैं, गोल्ड रिजर्व शामिल होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट शामिल होते हैं, और आईएमएफ का के पास जो हमारा जो रिजर्व ट्रेंच पोजीशन है वो भी शामिल की जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। तो हमने देख लिया है भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या शामिल होता है। 5 दिसंबर 2025 तक भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो 686.2 अरब डॉलर के आसपास था। तो ये आप चाहें तो याद रख सकते हैं। चलिए, अंत में आपके लिए एक करंट अफेयर का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है, भारत में पेमेंट बैंकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पेमेंट बैंक ऋण नहीं दे सकते, लेकिन उन्हें प्रति ग्राहक 2 लाख रुपए तक जमा स्वीकार करने की अनुमति होती है। दूसरा हमारा स्टेटमेंट है, पेमेंट बैंक यात्रियों को फॉरवर्ड कार्ड जारी कर सकते हैं। तीसरा हमारा स्टेटमेंट है, पेमेंट बैंक किसी अन्य बैंक का बिजनेस कोरेस्पॉन्डेंट बन सकता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, उपरोक्त में से कितने स्टेटमेंट सही हैं वो हमको बताना है। तो यहाँ पर इसी नोट के साथ करते हैं आज की अपनी वीडियो को समाप्त। इस वीडियो में हमने बहुत सारे बहुत ज़रूरी टॉपिक डिस्कस किए हैं, इकोनॉमी के कॉन्सेप्चुअल टॉपिक डिस्कस किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो में आपको क्या चीज़ें अच्छी लगी हैं, वीडियो आपको कैसी लगी है। इसी नोट के साथ करते हैं आज की अपनी वीडियो को समाप्त और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।